हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स पेडागोजी की क्लास नंबर 3। आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में 30 नंबर की मैथ्स आती है। 30 नंबर में से 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 15 नंबर के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पेडागोजी की तो इसकी क्लासेस हम आपको डेली प्रोवाइड करा ही रहे हैं। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल क्लासेस की तो इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियोस, कम से कम 20 से 25 वीडियोस हम न्यूमेरिकल क्लासेस की अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल ट्रैफिक मैथ्स को सर्च करके यूट्यूब पर इस तरह से उन वीडियोस को पहले आप यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर जाकर यहाँ पे सर्च करें हमारा चैनल ट्रैफिक मैथ्स। तो आपके सामने हमारा चैनल इस तरह से आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर और यहाँ पे क्लिक करके सारी वीडियोस जो भी अभी हमने न्यूमेरिकल क्लासेस की बनाई हैं वो सब आप वीडियोस देख सकते हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है सीटेट के लिए वो 100% रहे। पेडागोजी का सिर्फ एक ही इलाज, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। मतलब दोस्तों, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कम से कम 40 से 50 अप्रॉक्स क्वेश्चंस। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम ये पता कर पाते हैं कि आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी काफ़ी रिपीट कर जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करते हुए हम कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे। आज की वीडियो में चर्चा होगी इन्हीं सब बातों पर। बस आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में लाई गई है वो आप तक पहुंचे। और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं संदीप शर्मा आप सभी का ट्रैफिक मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। क्यों होती है आवश्यकता? पहला ऑप्शन आपका है कि छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, या ऑप्शन 2 है छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, ऑप्शन 3 है आपका छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, ऑप्शन 4 है छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। क्योंकि जितना छात्र अभ्यास करेंगे उतना ही वो सीखेंगे और चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? प्लूटो का है, या रिस्क का है, या स्किनर का है, या फिर हार्वर्ड का है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है प्लूटो। तो ये बात प्लूटो ने कही है जो ऊपर लिखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में आवश्यक कार्य का महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास हेतु, या व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए? तो देखिए, निपुणता प्राप्त भी करते हैं हम गणित शिक्षण में, ठीक है। अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। देखिए, इसमें कुशलता भी प्राप्त करते हैं, आत्मविश्वास के विकास के हेतु भी होता है, व्यवसायिक कुशलता, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि ऐसी कोई बात हम नहीं करते हैं। हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि जिसमें व्यवसायिक जैसी बात होंगी वो आपका नेगेटिव वर्ड होगा, और उसी ऑप्शन को हमें नहीं लेना है। यहाँ पे नहीं की बात है, इसलिए हमें इसको लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक रूप में है, या मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में है? तो इस क्वेश्चन, या व्यवहारिक रूप में? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा व्यवहारिक रूप में। तो गणित शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक रूप में है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन दोस्तों 6 में कहा गया है कि पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, या मजदूरी व व्यवसाय हेतु, या व्यवहारिक उपयोग हेतु, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी? तो देखिए, जो अंकगणित होती है उसका हम उपयोग घरों में भी करते हैं, मजदूर और व्यवसाय मतलब इसमें भी करते हैं, व्यवहारिक उपयोग भी होता है, यानी उपरोक्त सभी वाला आंसर आपका ठीक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर नंबर 4। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों कहा गया है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। देखिए, कौन सा परिवर्तन होता है? फिर है ऑप्शन नंबर पहला, गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, या उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, या सोचने समझने के बाद निर्णय लेना।
तो इसमें जो सबसे आपका आंसर सही है, व्यापक आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि होनी चाहिए और सूत्र का चयन की प्रक्रिया भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। यानी जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसमें से कौन सा इनमें से सिद्धांत हम प्रयोग करते हैं। विभिन्न विषयों से सहसंबंध दर्शाते हैं, अग्रदर्शी होना चाहिए, अवकाश का सदुपयोग होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी हम जिस भी विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं उसमें विषयों से सहसंबंध भी दर्शाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि केवल गणित से, और भी विषयों से सहसंबंध दर्शाते हैं ताकि बच्चा सीख सके। अग्रदर्शी मतलब आगे की सोच पर आधारित होता है, अवकाश का सदुपयोग करना भी सिखाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है दोस्तों, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित किया जाता है। तो गणित शिक्षण के अंतर्गत हम तर्क शक्ति का विकास करते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं, और आत्मविश्वास भी बढ़ता है बच्चे का। विचार शक्ति यानी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। यानी इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका ए सभी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको आंसर लगाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो और आप नंबर पूरा पाएँ, ठीक है। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में जाना जाता है। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा विषय है जो विज्ञान विषय के आधार के रूप में जाता है। क्या हिंदी विज्ञान विषय का आधार है, या अंग्रेजी विज्ञान विषय का आधार है, सामाजिक विज्ञान या गणित। तो देखिए विज्ञान को हमने बताया था आपको पहली वीडियो में कि विज्ञान जो है वो पूरी तरह से गणित पर निर्भर है। गणित उसका आधार है, अगर गणित ना हो तो विज्ञान कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितनी भी गणितीय चीज़ें विज्ञान में यूज होती हैं तभी हम विज्ञान को समझ पाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा विषय है जिसे अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय कहते हैं। तो देखिए इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 4 गणित होगा, क्योंकि गणित के अंदर हम अमूर्त चीज़ों का और उससे संबंधित संगत संरचनाओं के अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। तो गणित किस बात के लिए सहायक है। भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में सहायक है, सांख्यिकी के अध्ययन में सहायक है, उपरोक्त सभी। तो अभी हमने आपको बताया कि विज्ञान की जब बात करेंगे उसमें गणित बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों में तो हो गई सहायक। सांख्यिकी तो खुद एक गणित की ब्रांच होती है, तो सांख्यिकी भी होगी, यानी इसलिए उपरोक्त सभी आंसर आपका ठीक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, अभ्यास रूप में होना चाहिए, या तर्क संगत रूप में होना चाहिए, समस्याओं के रूप में होना चाहिए, या आधुनिक गणित के रूप में होना चाहिए। तो देखिए हमने बताया कि गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास तर्क संगत रूप में होना चाहिए। इसमें तार्किकता की बात होती है, क्योंकि जब भी बच्चा गणित पढ़ता है तो उसका तर्क करने का दृष्टिकोण उसके अंदर पैदा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। अंकगणित, बीजगणित या ज्यामिति। यानी माध्यमिक मतलब कक्षा 8 के बाद में कौन सी ऐसी गणित की शाखाएं हैं जो हम पढ़ने को हमें मिलती हैं। तो हमें इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही। देखो क्योंकि हमें मिलता है पढ़ने को अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, ना तो हमें ऐसा मिलता है त्रिकोणमिति भी नहीं होती है, समाकलन अवकलन तो इंटरवल लेवल की बात हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों कहा गया है विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। तो देखिए बात की गई गणित के महत्व की, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, या बौद्धिक आदतों के विकास में, या वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, या उपरोक्त सभी। तो देखिए ज्ञान एवं कौशलों की वृद्धि होती है, गणित से बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 आपका ठीक होगा। बौद्धिक आदतों के विकास में यानी बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उनका भी विकास होता है, वांछित दृष्टिकोण भी पैदा करता है, ये भी बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु में निम्न में से किसकी सहायता से गुण बनाता है। पहला आपका ऑप्शन है कि विषय वस्तु को एकत्रित करके, या संगठित करके, या व्यवस्थित करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संगठित करके। वो विषय वस्तु में जो युग्म बनाता है वो विषय वस्तु को संगठित करके बनाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों कहा गया है कि निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है। तो गणित पाठ्यक्रम के जो उपागम है वो क्रिया केंद्रित उपागम भी है, अनुभव केंद्रित उपागम भी है, ये भी सही है, विषय वस्तु केंद्रित उपागम है। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारे उपागम जो है गणित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है दोस्तों वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है।
बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, या बच्चों का सामाजिकरण करना, या बच्चों के चरित्र का विकास करना। तो देखिए आप यहाँ पे तार्किक देख के हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को ही क्लिक करें, लेकिन हमने आपको ये बात भी बताई थी कि व्यापक विकल्प देखते हैं। कौन सा विकल्प? व्यापक विकल्प, यानी एक ऐसा विकल्प देखते हैं जिसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें समाहित हो जाएं जो उस क्वेश्चन के आंसर को बता रही हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो तार्किक वाला ऑप्शन सही है, लेकिन अगर हम आगे बात करें तो बच्चों का सामाजिकरण करना, ये भी ऑप्शन सही है। चरित्र का विकास भी होता है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण ये भी है। तो अब हम बात करेंगे, हमारा ऑप्शन जो होगा वो 4 होगा सही, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तार्किक देखा और लगा दिया इसी को, तो आपको क्वेश्चन करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें। तो देखिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन 19 की। इसमें कहा गया वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। तो वर्तमान पाठ्यक्रम का जो दोष है, पहला ऑप्शन है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, या विषयों में सहसंबंध का अभाव, या लचीलेपन का अभाव, या उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम का जो दोष है पहचानना है, तो पुस्तकीय ज्ञान पर बल, लोग पुस्तकीय ज्ञान पर बल देते हैं। तो ये भी जरूरी है कि, ये भी जरूरी नहीं कि पुस्तक ही पढ़ाते रहो। बच्चे को हर तरह से हमें हर गतिविधि के माध्यम से सहसंबंध स्थापित करना चाहिए और अन्य विषयों में इस तरह से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान, तो ये बात सही है बिल्कुल, तो ये बात भी आएगी। विषयों में सहसंबंध का अभाव, जो विषय होते हैं उनमें सहसंबंध नहीं होता, अभी हमने आपको बताया। तो सहसंबंध नहीं होते, तो इसका मतलब ये भी एक कमी हो गई, ये बात भी सही है। लचीलेपन का भी अभाव होता है, लचीलापन नहीं होता है, कठोरपन होता है, ठीक है, ठीक है। लचीलापन होना चाहिए पाठ्यक्रम में। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे चैनल का आइकन आपको दिख रहा है, आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्लास 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप क्लास 2 को जरूर देखें। इसके बाद में अगर आपने क्लास 1 भी नहीं देखी तो क्लास 1 भी देखें, जिसमें हमने बात की है कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स की जिससे आप पेडागोजी के क्वेश्चन 100% सही कर सकते हैं। आप इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी जाके आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो इससे पहले सीटेट में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हमें ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो एग्जाम हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे सीटेट में पूछे गए प्रश्नों की। हम बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की जो सीटेट में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है तो उसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई पड़े। क्वेश्चन इस तरह से कर लिया। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और ये समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती और फिसलती हैं सहायता करें। तो इस तरह के सुझाव ये समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन से संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं, या चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, या आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो इन 4 ऑप्शनों में जो सबसे सही ऑप्शन होगा हमको उस ऑप्शन को चूज करना है। देखिए वैसे तो आपको चारों ऑप्शन सही लग सकते हैं कि आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, तो ऐसा कोई अनिवार्य वाली बात नहीं की गई, तो इसलिए इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है, ये भी नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राइट आंसर है निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। यानी जब भी हम निर्देशन की बात करते हैं मतलब हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और उन सबकी संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से उनके सामने समझाते हैं और तब उनको चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं। ये सारी चीज़ें उनकी सहायता करती हैं किसी भी वस्तु को लुढ़कने या फिसलने के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो सीटेट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है, देखिए इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखे इस तरह से। अब क्वेश्चन है पहला कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन पहला है कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए परिवर्तन किया गया है, या कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, या पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या उन्हें समझाने के लिए, उन्हें अलग से समझाने के लिए। तो देखिए आपको अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको ऑप्शन ऐसे ही मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो सकता है पहला, कैसे दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, क्योंकि कबाड़ी वाले वो अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, तो जो चीज़ें वो अपने डेली देखते हैं उससे अगर हम उनको रिलेट करके समझाएंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसमें कहा गया है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनना है जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो पहला ऑप्शन आपका है उसे पढ़ाने की विधि, या ऑप्शन नंबर 2 है आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को सुधारित सूत्र बताना, या पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, या ऑप्शन 4 है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, क्योंकि अंकित प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। कभी हम डायरेक्ट सूत्र नहीं बताते विद्यार्थियों को, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की
सूत्र बता दिया, क्वेश्चन करा दिया, तो ये तरीका गलत है, एनसीएफ इस बात को नहीं मानता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये छोटा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। तो गणित की पाठ्य पुस्तक का जो आवश्यक अंग है वो क्या है, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। तो देखिए गणित के पाठ्य पुस्तक में हम स्पष्टीकरण भी बहुत सही से देते हैं और क्रमबद्धता भी होती है गणित के अंतर्गत, तभी हम चीज़ों को जैसे 1 2 3 इस तरह से क्रमबद्धता होती है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर होते हैं। मतलब जब भी हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसके लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब ज्ञात की अज्ञात से और ले जाते हैं। इसके बाद में अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे, इसलिए उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों कहा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो ये तो आप सबको पता होगा, बाल केंद्रित। ठीक है, इसके बाद में आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा छोटा करके इस तरह से आपके सामने लिखते हैं, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना, तो ये अनिवार्य हिस्सा है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का, क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, या विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, या सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करता है, या ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में। तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन नंबर होगा चौथा यही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही, क्योंकि इसमें एक ऐसी बात कही गई कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में भी सहायता करता है। तो ये ऑप्शन आपका व्यापक ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, या खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्र देना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर नंबर 2 है। इसमें सारी चीजें सम्मिलित हो रही है, ये व्यापक आपका विकल्प है। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर को आंसर नंबर 2 में लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 27 क्वेश्चन नंबर थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, या 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशलों में प्रवीणता करना, या बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, या 6 अंकों तक गणना करना। तो देखिए इस क्वेश्चन के भी आंसर पहला हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बहुत ही हिसाब से करने, ताकि आप क्वेश्चन को बिल्कुल गलत ना करें। ये सारे क्वेश्चन हम ऐसे कराने जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए, कहीं ना कहीं कुछ सीटेट में पूछे गए, कुछ बीटेट में, कुछ सीजी टेट में। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन अलग अलग जगह पूछे गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों कहा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। मतलब यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास, मतलब गणितीयकरण जो होता है वो बच्चों की किस क्षमता का विकास करता है, एक आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन पढ़ने हैं। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संस्थानों का विकास करने हैं, या वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की क्रिया करने के लिए, या स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, या शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण से अनुदित करने की। तो इसका आंसर भी आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था और सीटेट 2013 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें और ऑप्शन भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, जैसे कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करना है। तो अमूर्त की बात करते हैं, तार्किक की बात करते हैं, तो आपको ऑप्शन देखते ही पता लग गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखाए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया एनसीएफ 2005
डैश पर बल देती है, यानी एनसीईआरटी 2005 है वो किस पर बल देती है? तो वो बल देती है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, या गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, या शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो ये ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सही ऑप्शन चूज करना है। हो सकता है आप इस ऑप्शन पे जाएं, ऑप्शन नंबर 3 पे, तार्किक आपने देख लिया ना इसलिए। तो देखिए हमें ऑप्शन को बिल्कुल सही से पढ़ना है और फिर ऑप्शन सही क्लिक करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर बच्चे को गणित आनी चाहिए, तभी वो अपने आगे के जीवन को जीने में उसके लिए आसानी होगी। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। बढ़ते हैं हमारे अगले आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 अधिगमता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, या परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, या नियमित गृह कार्य जमा करने पर, या गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की प्रक्रिया सक्रिय भागीदारिता। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 4, क्योंकि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एनसीईआरटी इस पर। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो पहला ऑप्शन आपका होगा 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, क्या ये है? या गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण, या ऑप्शन नंबर 3 गुणन पर आधारित शब्द समस्या, या ऑप्शन नंबर 4 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 2। गुणन के जो गुणधर्म होते हैं वो क्रय गुण और समूह गुण होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीईआरटी 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो गणित की जो लंबी आकृति संकेत करती है वो संकेत करती है, पहले ही आपको याद रखना चाहिए कि हमेशा आपका इसका ऑप्शन होगा एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, और कोई ऑप्शन आपके हो ही नहीं सकते। एक संकल्पना, जब भी हम दूसरी संकल्पना बनाते हैं तो गणित की लंबी आकृति को संकेत करती है बात। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, या गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है? ऑप्शन नंबर 3 बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं कम मात्राओं का जो मापन होता है वही क्या होता है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है सब चीजें। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 ठीक होगा। दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38, ये पॉइंट नहीं लगा है, ये 38 लिखा है, 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 जो है वो 40 के नजदीक है, इसलिए 27 + 40 और 67 हुआ। तो जब मैंने पहले 2 बढ़ाया था, उसके बाद में हमने 2 कम कर दिया, तो योग करने की यह युक्ति क्या कहलाएगी? ये योग करने की यह युक्ति कहलाएगी प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, या पुनः समूहीकरण, या समृद्धिकारक, या प्रतिकारी। तो इस तरह की योग करने की युक्ति को कहते हैं दोस्तों प्रतिकारी। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वो 3 सही होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सीटेट के 2014 में क्वेश्चन आया था, कितना आसान, बस इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दोस्तों कहा गया, 36 ये है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षा गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण और विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 है आपका दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच का संयोजन का विकास। ठीक है, इसके बाद में मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं की करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाती? यानी पहली की बात करें तो पहले तो मेल खाती है, दूसरी वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी यही ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सही होगा। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही है 36 का 2 ऑप्शन। ठीक है, आप बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? यानी जो गणित शिक्षण का उद्देश्य वो संकीर्ण उद्देश्य क्या है? रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, या संख्यात्मक कौशलों का विकास, या बीजगणित पढ़ाना, या परिकलन व मापन पढ़ाना। तो देखिए जो संकीर्ण उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर 2 संख्यात्मक कौशलों का विकास, यानी हमें संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है उसके अंतर्गत।
अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 38 क्या क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है, किस बात की सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, उच्चतर गणित के लिए तैयारी या गणित की अमूर्त विचार जानना या कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना या विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित कराने में सहायता करना। तो आप मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। देखिए इसका ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे, इसका ऑप्शन आप लोग लगाएंगे 3, क्योंकि यही ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को बहुत ही जल्दी से पिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरा थोड़ा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें और सारे ऑप्शन पढ़ें, फिर आप ऑप्शन को क्लिक करें। इस तरह से आपको ऑप्शन सही मिलेगा। अब देखिए जो ऑप्शन है हमारा अगला, इस ऑप्शन में क्या है कि जो क्वेश्चन है हमारे, इस क्वेश्चन में क्या है, 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की, यानी मापों मतलब क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी ये क्वेश्चन सीडीटी 2016 में पूछा गया। इसमें ऐसा कौन सी चीज़ उपयुक्त है जिससे हम 2 विमाओं वाली वस्तुओं के आपस में तुलना कर सकते हैं। जैसे 2 विमाओं का मतलब है जैसे क्षेत्रफल की बात हो गई, अगर हम 3 विमाओं की बात करें तो हमारी आयतन की बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होगा, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग या आकलन करना है, प्रेक्षण करना है या अध्यारोपण करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों प्रेक्षण करना है। यानी जब भी हम प्रेक्षण करते हैं तो इस चीज हम 2 विमाओं की जितनी भी चीजें होती हैं उनकी आपस में तुलना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। संख्या 9 तक पढ़ा दें, उसके बाद में हम 0 के बारे में बच्चे को बताएं। या स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। या पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यानी इनमें से ऐसा कौन सा हमें आप तरीका यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम बच्चे को शून्य के बारे में बता पाएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 सही है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद जब वो संख्याओं को समझ जाए उसके बाद में शून्य का परिचय दिया जाए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। इसमें कहा गया है, देखिए क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। पहला है चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित होता है। फिर है अगला कि आधे का चिन्ह दिखाता है। इसके बाद में आपके आगे ऑप्शन है, इसके बाद में ऑप्शन है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। फिर है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। इसके बाद में कहा गया है कि शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणीक्रम अनुसरण करना चाहिए। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी बात उसे पहली समझानी चाहिए, उसके बाद में अगली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है पहला। यानी सबसे पहले उसे तीसरा वाला ऑप्शन बताना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करके बताना चाहिए। यानी मूर्त से अज्ञात की ओर में बच्चों को ले जाना है, तब वो बच्चा जल्दी से सीखेगा। तो इस तरह से तीसरे के बाद में पहला, यानी फिर हम क्या बताएंगे, चित्र दिखाएंगे और आधा प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद में फिर चौथा है, चौथा का मतलब कहानी या शब्दों के माध्यम से समझाएंगे और उसके बाद में लास्ट में हम उसको चिन्ह बताएंगे। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला सही होगा। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 42 की। इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो देखिए आप समझेंगे ऐसे जैसे बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये आपका होता है, जो नहीं होता वो हमें लेना है। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना है, यानी बच्चे के संदर्भ में हमें गणित का वर्णन भी करना है। तो ये ऑप्शन भी आपका होता है एनसीएफ के अनुसार, लेकिन उसने कहा कि नहीं है, तो ये वाला भी हम नहीं लेंगे। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना है, तो समस्या समाधान के कौशल को जरूर बढ़ाते हैं, क्योंकि समस्या समाधान की विधि इसमें बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका होगा एनसीएफ के अंतर्गत, लेकिन इस ऑप्शन में हमें नहीं वाला चूज करना, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता है आपका गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो हम बच्चे को गणित इसलिए नहीं पढ़ाते हैं ताकि वो उच्च स्तर की पढ़ाई की तैयारी करें। हम उसे सोच विचार की प्रक्रिया, संदर्भ और समस्या समाधान की विधियों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा चौथा, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है। 3 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन सा उद्देश्य नहीं है, देखिए बात करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। तो गणित में हम एनसीएफ के अनुसार उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी नहीं कराते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चाहे आप बाकी पढ़ लें कि गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना तो एनसीएफ कहता है, तो ये बात सही है, होगी। समस्या समाधान नहीं भी होगी, तर्कसंगत विचारों को प्रसारित करना ये भी सही है, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि कक्षा के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। देखिए इस बात को अगर हमें प्रदर्शित करना है कि हमेशा सत्य नहीं होता, तो देखिए 2 संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे।
या दो दशमलव संख्याओं के गुणनफल की फलन विधि को प्रदर्शित करेंगे, या ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणनफल को प्रदर्शित करेंगे, या एक पूर्ण और एक भिन्न के गुणन की फलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्वेश्चन आंसर नंबर 3 होगा, क्योंकि ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे। जब दो दशमलव संख्याओं की जब हम आपस में गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं से ज्यादा नहीं होता, क्या हो जाएगा 0.04। तो ये 0.4 से छोटा होता है, ठीक है। इसलिए इस तरह से हम ऑप्शन नंबर 3 लेंगे। और इस तरह से आपने आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सीखे होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शेयर करना ना भूलें ताकि आपके और दोस्त भी इन सभी क्वेश्चंस को करें, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जितना भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको पेडागोजी के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप करते रहें और चीज़ों को यूँ ही समझते रहें, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इन्हीं सारी चीज़ों को समझें और देखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।